इन्फॉर्मेशन तो तभी आती है ना जब वो बढ़ जाता है। बेसिकली हम लोगों के पास तो, या किसी के पास भी, वो इन्फॉर्मेशन तो तभी आती है, तो तब तो बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आपको हीरा भी निकालना है तो आपको खुद जाके खदान में खोदना पड़ेगा, तभी निकलेगा। नॉलेज जरूरी है। राइट। कोई भी अगर मल्टीबैगर आपको स्टॉक मार्केट में बनाना है तो फॉर्मूला रिमेन्स द सेम, चाहे 2x बनाना है, 5x बनाना है या 100x बनाना है। वो ये है कि मल्टीबैगर इक्वल टू क्वालिटी इनटू वैल्यूएशन इनटू सिक्लिकल ट्रिगर। सिग्निकल ट्रिगर क्या होता है जी? आपका जो स्टॉक प्राइस है उसको प्रीडोमिनेंट सिर्फ 3 साइकिल्स करती हैं, एक और एक। निखिल जी, आपकी बातों से मुझे ये समझ आया कि वैल्यू इन्वेस्टिंग बहुत ही सिंपल है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग अगर इतनी सरल है तो लोग पैसा क्यों नहीं बना पा रहे? किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि 5 साल 7 साल तक वो स्टॉक्स को होल्ड कर सके। दोस्तों, क्या आप ऑप्शन में ट्रेड कर करके थक गए हैं? क्या F&O के पीछे भाग भाग के लॉस लेके थक गए हैं? क्या अक्सर ऐसा होता है कि आप जैसे ही बाय करते हैं बाज़ार गिर जाता है, जैसे ही सेल करते हैं बाज़ार बढ़ जाता है? आप कॉल बाय करते हैं, बाज़ार भागता नहीं, डिके आ जाता है, वहाँ भी लॉस हो जाता है। पुट बाय करते हैं, बाज़ार गिर भी जाता है, लेकिन आपकी पुट आपको बेनिफिट नहीं देती। और वहीं आप देखते हैं कि मैंने शायद ये एक शेयर लिया होता तो मैंने 100 का लिया था, आज देखो ये 300 का हो गया। कई दफ़ा कितना सुकून मिलता है ये सोच के कि काश हमने इन्वेस्टिंग की होती तो हम उसमें भले रहते बजाय ट्रेडिंग करने के। टाइम भी दिया, दिमाग भी इतना खर्च हुआ, पैसा भी नहीं बना, लॉस के लॉस वहीं ढाक के 3 पात आके हम वहीं खड़े हो गए। तो दोस्तों, ये परेशानियों से मैं भी बहुत दिन से जूझ रहा हूँ और मुझे लगता है आप भी जूझ रहे होंगे। और हम सब लोगों की साइकोलॉजी सिर्फ ट्रेडिंग 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 और ऑप्शंस पे आके अटक जाती है। तो ऐसे में मैंने सोचा क्यों ना कुछ वैल्यू इन्वेस्टिंग पे बात की जाए। कुछ ऐसी बात की जाए दोस्तों जिससे कि हम एक अच्छे इन्वेस्टर बन सकें और हम एक अच्छी बात कर सकें। हम एक ऐसे स्टॉक को आइडेंटिफाई कर सकें जो कि अभी चलना शुरू हो रहा है। हम एक ऐसे स्टॉक को आइडेंटिफाई कर सकें जो बॉटम पे है, जिसको हम वैल्यू इन्वेस्टिंग या बॉटम फिशिंग कहते हैं। बॉटम फिशिंग दोस्तों ये है कि मतलब जो सबसे नीचे है हम वहाँ से किसी चीज़ को उठा लें। तो दोस्तों, इसी उम्मीद से कि यह एक ये भी एक विकल्प है और यहाँ भी पैसा बनता है। और दोस्तों, ये मैं बता दूं कि ट्रेडिंग करके आज तक मैंने किसी को 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ कमाते नहीं देखा है। लेकिन हाँ, वैल्यू इन्वेस्टिंग से वेल्थ जनरेट होती है, ये बात कंफर्म है। तो दोस्तों, इसी खोज में आगे बढ़ते बढ़ते मैं आज आप लोगों के साथ इसी खोज में आगे बढ़ते बढ़ते दोस्तों, मैं आज आप लोगों से मिलवाने लाया हूँ मिस्टर निखिल गांगिल जी को, जो कि एक सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट भी हैं, 10 साल का तजुर्बा भी है और वैल्यू इन्वेस्टिंग के एक माहिर खिलाड़ी भी हैं। तो स्वागत करते हैं निखिल गांगिल का और समझते हैं कि किस तरीके से वैल्यू इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, किस तरीके से हम आने वाली जनरेशन्स के लिए वेल्थ जनरेट कर सकें। स्वागत है निखिल भाई आपका हमारे डीप टॉक्स में आने के लिए। नमस्ते दीपक जी। नमस्ते। नमस्ते पूजा जी। नमस्कार जी। थैंक यू। ये मेरा ऑनर है, मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। एंड वैल्यू इन्वेस्टिंग से जुड़े हुए सारे मिथ्स के बारे में बात करेंगे, किस तरह से बड़ा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं उस बारे में बात करेंगे। और जैसा कि आपने बोला, इन्वेस्टिंग की दुनिया में अगर देखा जाए, जितने भी लोगों ने बड़ा पैसा बनाया है उसमें से 90 से 95% लोग वैल्यू इन्वेस्टर हैं। चाहे वो बड़े फंड मैनेजर्स जैसे कि पीटर लिंच या फिर क्रिस्टोफर ब्राउन, या फिर इंडिया में भी राकेश झुनझुनवाला जी, विजय केडिया जी, आशीष कचोलिया जी को ले लीजिए। तो डेफिनेटली इसके हम राज खोलेंगे और बात करेंगे कि किस तरह से एक रिटेल इन्वेस्टर बड़ा पैसा बना सकता है। तो निखिल, पहले तो आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए, थोड़ा सा ये बताइए कि आप कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं, क्या आपका एक माइंडसेट है और कैसे आप इस फील्ड में आए। तो मेरी जर्नी चालू हुई एज एन इंजीनियर। आईआईटी डीएवीवी से मैंने सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री ली। उसके बाद मैंने आईआईटी मद्रास से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग किया। उसके बाद लार्सन एंड ट्यूब्रो के थ्रू मैं अब्रॉड और इस देश में भी मैंने बहुत जगह काम किया। लेकिन साथ ही साथ मेरी इन्वेस्टिंग जर्नी चलती रही। वो एक इन्वेस्टिंग का कीड़ा था, वो कभी गया नहीं। जब मैं एमटेक कर रहा था तब मैंने 6,000 रुपये से अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी चालू करी, और वो इन्वेस्टिंग का जो कीड़ा है वो बढ़ता चला गया। जब थोड़ा बहुत पैसा अकाउंट में आया, जब मैं अब्रॉड में था, तो मैंने कुछ एडवाइज़र्स को हायर किया।
बट मुझे समझ में आया कि इंडिया में अच्छे एडवाइज़र हैं ही नहीं आफ्टर 6 मंथ्स एंड 1 ईयर। तो फिर मुझे ये समझ में आया कि अगर मुझे इंडिपेंडेंटली कुछ अच्छा करना है, तो मुझे फुल टाइम इन्वेस्टिंग को ध्यान देना होगा। मैं साथ-साथ वैल्यू इन्वेस्टिंग के फ़िलॉसफ़ीज़, वैल्यू इन्वेस्टिंग की स्ट्रैटेजीज़ बनाता रहता था, उस पर काम करता रहता था। और जब मैं इंडिया आया तब मुझे इस बात को डिसाइड किया कि मैं फुल टाइम वैल्यू इन्वेस्टर बनूँगा। तो ये मेरी जर्नी है शुरू से अभी तक की। तो आपको ऐसा क्या लगता है कि जैसे अभी बाज़ार हम फरवरी 2025 में ये शूट कर रहे हैं, तो बाज़ार ऑलमोस्ट 10% करेक्ट हो चुका है। आपने बताया आप 2019 से ये कर रहे हैं, तो आपकी भी जर्नी मैं ये नहीं कह सकता कि बहुत पुरानी है, अभी 5-6 साल पुरानी ही है। तो आपको ऐसा लगता है कि अब ये जो फॉल आ रहा है, ये 20-30% का भी आ सकता है, या ये फॉल जो शुरू हुआ है, ये क्रैश में भी कन्वर्ट हो सकता है? अगर क्रैश होता है, तो वैल्यू इन्वेस्टिंग में तो जो आज ₹100 की चीज़ है, वो तो वैसे ही 50 की तो रह ही गई है कुल। क्योंकि अच्छे स्टॉक जितने भी हैं मिड कैप, स्मॉल कैप, वो तो ऑलरेडी 50% करेक्टेड हैं। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? जी, थोड़ा-सा करेक्ट करना चाहूँगा। मेरी जर्नी 2013 से स्टार्ट हुई, अच्छा। जब से मैं एमटेक कर रहा था। जी। एंड जो आपने बात कही कि मार्केट में एक बड़ा करेक्शन आया हुआ है, इस चीज़ को ऑब्जेक्टिवली अगर हम समझें, तो एक हमने इन हाउस बिल्ट वैल्यूएशन इंडेक्स बनाया हुआ है। जब भी इसमें डाइवर्जेंस होता है और ओवर वैल्यूएशन दिखाता है, तो मार्केट बहुत ओवर वैल्यूड होता है। तो 2008 की बात करें, 2014 की बात करें, 17 की बात करें, इसने बहुत एक्यूरेटली अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं और उसी के बेसिस पर अभी भी मार्केट बहुत ओवर वैल्यूड है। और उसकी वजह से थोड़ा-सा हम फॉर्च्यूनेटली लकी भी साबित हुए कि हमने कैश में अपनी होल्डिंग्स बना ली। तो अभी भी मार्केट उस वैल्यूएशन इंडेक्स की वजह से ओवर वैल्यूड है। अगर 3 से 6 महीने में अच्छा करेक्शन आता है, तो उस कैश को हम डिप्लॉय करेंगे और वहाँ पर फिर से मल्टीबैगर बनाने के लिए कोशिश करेंगे। नहीं, तो अभी जैसे ऑलरेडी हम 100 वाली चीज़ हमें 40-50 में मिल रही है मिड कैप, स्मॉल कैप में। राइट। अगर फर्दरमोर 10% इंडेक्स करेक्ट होता है या और सेलिंग जारी रहती है, तो ये तो ऑलरेडी 100 वाला माल 20-25 पे आ जाएगा। तो आप 20-25 पे जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, वो तो बेचारे वैसे ही खून के आंसू रो रहे हैं कि निखिल भाई, हम तो ऑलरेडी ₹100 पे घुसे थे, हमारा तो पोर्टफोलियो ऑलरेडी 60% या 65% पे आ गया है। मान लीजिए इंडेक्स आपका करेक्ट होता है 30%, अगर स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें, तो ये स्टॉक्स आपके 5% या 7 ही परसेंट करेक्ट होंगे। लेकिन इस वक्त तो चौतरफा सेलिंग चल रही है ना, कोई सा भी आप स्मॉल कैप या मिड कैप उठा के देख लें, 40% तो ऑलरेडी करेक्टेड है। कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं है जो अपने हाई से केवल 4-5% या 10% गिरा हो, जबकि इंडेक्स 30% गिरा है, तो स्टॉक 40-45-50% तक गिरे हैं। मुझे मेरी नज़र में ऐसा कोई स्टॉक नहीं है जो इंडेक्स तो गिरा है 30%, लेकिन वो केवल 5% गिरे हैं। ऑलमोस्ट 20 से 25% तो सारे ही करेक्ट हो चुके हैं। ये बात सही है कि जब मार्केट ओवरऑल गिरता है तो सारे स्टॉक्स ही गिरते हैं, बट जो सबसे जल्दी रिवाइव होते हैं वो अंडर वैल्यूड स्टॉक्स हैं। अगर मार्केट करेक्शन को हम समझें, तो मार्केट करेक्शन क्या है? ये एक मार्केट का रीसेट है। एक जगह से पैसा निकलेगा, जब पैसा निकलेगा तो दूसरी जगह घुसेगा भी, राइट? तो यहाँ से मान लीजिए कुछ लाख करोड़ रुपए निकला, तो वो कहाँ जाएगा? वो उन्हीं अंडर वैल्यूड एसेट्स में जाएगा जो वैल्यू इन्वेस्टर्स अभी की डेट में खरीद रहे हैं। लेकिन सुनने में तो ये आ रहा है, मैं सुनने में क्या, न्यूज़ चैनल में ये आ रहा है कि इंडिया से पैसा निकल के चाइना जा रहा है, क्योंकि वहाँ लोगों को ज़्यादा वैल्यू दिख रही है, वहाँ की मार्केट ज़्यादा अच्छे वैल्यूएशंस पे दिख रही है। तो क्या हम ये समझें कि एफआईआई अब गए इंडिया से? ये एफआईआईज़ के इशू, जियोपॉलिटिकल इशू कोई नई बात नहीं है। अगर आप पिछले 2017-18 में भी देखोगे तो अमेरिका चाइना वॉर हुआ था, इसी तरह से एफआईआई की पुलिंग हुई थी। फिर अमेरिका ईरान वॉर की भी न्यूज़ आई थी, तब भी अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला था। तो मैं हमेशा ऐसी चीज़ों को एज़ एन अपॉर्च्युनिटी लेता हूँ, ना कि एज़ अ थ्रेट। तो ये अपॉर्च्युनिटी है ज़्यादा बाय करने की, ना कि मार्केट से निकल जाने की। निखिल जी, जो दीपक ने क्वेश्चन पूछा कि मार्केट बहुत ज़्यादा करेक्टेड है, तो आपकी बातों से मुझे ये जजमेंट हो रही है कि फर्दर और करेक्ट होगी, करेक्ट? राइट। तो इसमें हम स्टॉक्स, जैसे हमें मान लीजिए हमें लोअर लेवल्स पे बाइंग करनी है, तो कोई ऐसा कि हमें हमारा जो रिटर्न है वो बहुत अच्छा आ जाए विद इन 6 मंथ्स, तो हम किन स्टॉक्स में बाय करें और उनको कैसे चूज करें बेसिकली?
या किस सेक्टर्स में बाय करें और उनको कैसे सिलेक्ट करें, ताकि एक हमें लोअर लेवल्स पे हम बाय करके उसकी जो हमें रिटर्न 2 साल में मिलनी थी वो हम 6 मंथ्स में ले सकें, क्योंकि ये तो ऑब्वियस है कि मार्केट गिरी है तो बढ़ेगी तो है ही। आप इसको 5 साल से 2 साल में कर सकते हो क्या? 6 मंथ्स बहुत कम हो जाता है। ठीक है, तो ये कोई ऐसे स्टॉक्स कि अगर हम उनमें अभी इन्वेस्ट करें तो हमें अपनी एक रिटर्न के लिए 5 साल ना वेट करनी पड़े और हम 2 साल में हमें एक अच्छी रिटर्न आ जाए, विच इज़ अ गुड पीरियड एक्चुअली किसी के लिए भी। तो कोई भी अगर मल्टीबैगर आपको स्टॉक मार्केट में बनाना है तो फॉर्मूला रिमेन्स द सेम, चाहे 2x बनाना है, 5x बनाना है या 100x बनाना है। वो ये है कि मल्टीबैगर इक्वल टू क्वालिटी इनटू वैल्यूएशन इनटू सिक्लिकल ट्रिगर। जब मैं क्वालिटी की बात करता हूँ तो ये क्वालिटी प्रोडक्ट की या सर्विस की नहीं है, ये फाइनेंशियल क्वालिटी है। जैसे कि लोग ROCE की बात करते हैं, सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं, ये क्वालिटी है। दूसरा है वैल्यूएशन। स्टॉक बहुत अंडर वैल्यूड होना चाहिए क्वालिटी होने के बावजूद भी, और ऐसे टाइम्स मेक श्योर करते हैं कि क्वालिटी स्टॉक्स भी अंडर वैल्यूड हैं। और तीसरी चीज़ है सिक्लिकल ट्रिगर, जो आपने क्वेश्चन पूछा कि जो मल्टीबैगर 5 साल में 10 साल में बनने वाला था, अगर 10 साल में कोई स्टॉक 4 गुना होता है तो उसकी एक्चुअली में कोई वैल्यू नहीं है। तो वो किस तरह से हम 5 साल में या 3 साल में बना सकते हैं उस 4 गुना या 5 गुना को, उसमें हमें काम आता है सिक्लिकल ट्रिगर। क्वालिटी को अगर थोड़ा फर्दर एक्सप्लेन करूं तो हमने एक क्वालिटी का सिंपल सा फ्रेमवर्क बनाया है। 3 साल का सेल्स ग्रोथ, 3 साल का ROCE और प्राइस टू बुक वैल्यू के बेसिस पर हम कंपनीज को रैंक करते हैं, और जो कंपनीज टॉप के 10% में होती हैं हम उन कंपनीज को क्वालिटी कंपनीज कह देते हैं। ये एक बहुत ही ऑब्जेक्टिव फ्रेमवर्क हमने बनाया। इसके पीछे एक बहुत बड़ा बैक टेस्टिंग और फॉरवर्ड टेस्टिंग मैंने की है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आपने जो ये 3 फंडामेंटल बताए, एक आपने बताया सेल्स ग्रोथ 3 साल सेल्स का, ग्रोथ, वो तीन कितना होना चाहिए आपके हिसाब से? ये एक कंपैरेटिव स्टडी है। इसमें ऐसा नहीं है कि सेल्स ग्रोथ 10% से ज़्यादा या ROCE 10% ज़्यादा। इसके बेसिस पर हमको रैंक करना है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। मान लीजिए 2000 कंपनीज हैं इस स्टॉक मार्केट में, 5000 कंपनीज हैं स्टॉक मार्केट में। आपने जिसकी ज़्यादा सेल्स ग्रोथ है उसको रैंक कर दिया 1 2 3 4 5। इसका मतलब 100% सेल्स ग्रोथ है उसको पहली रैंक मिल गई, 99% सेल्स ग्रोथ है उसको दूसरी रैंक मिल गई, 80% सेल्स ग्रोथ है तीसरी रैंक मिल गई। इस तरह से आपने रैंक कर दिया। दूसरा आपने रैंक किया ROCE के बेसिस पर, बेटर द ROCE बेटर द रैंक। और तीसरा आपने रैंक किया प्राइस टू बुक वैल्यू के बेसिस पर, जितना कम आप प्राइस टू बुक है उतना ही अच्छा रैंक। और आपने उन तीनों रैंक्स को जोड़ दिया। तो जो भी कंपनीज हैं जिनकी टॉप लेट्स से 25 रैंक हैं, वो कंपनीज आपकी क्वालिटी कंपनीज हैं। ठीक है। जी। एज अ बिगिनर अगर मुझे ये सब चीज़ें समझनी है या एक वैल्यू स्टॉक निकालना है तो मैं किस वेबसाइट को फॉलो करूं या कहाँ पर जाऊं इंटरनेट पे कि मेरे को अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए? तो ये जो क्वालिटी पार्ट हमने किया, आप किसी भी फ्री वेबसाइट पर जाकर, जैसे कि स्क्रीनर है या फिर दूसरी कंपनीज जो डेटा प्रोवाइड करती हैं, आप वहाँ से सीधा एक्सेल निकाल सकते हैं और एक्सेल पर सिंपल सी कैलकुलेशन कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप इस पॉडकास्ट को लाइक करते हैं और आप चाहते हैं कि हम निखिल से बोलें कि भाई हमें वो स्क्रीनर बना के दे दो, तो आपने सिर्फ कमेंट करना है स्क्रीनर, और मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चार्टिंग या स्क्रीनर पे बना के ये दे दें, क्योंकि बहुत आसान है। वैसे आप लोग भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप नए हैं और नहीं आपको आ रहा, तो 3-4 लाइन का स्क्रीनर है, कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे, ये बना देंगे, तो हम इसको जो है चैट में पिन कर देंगे ताकि आप लोग उससे स्क्रीनर को ढूंढ पाएँ। कोई बहुत मुश्किल नहीं है, आप खुद भी बना सकते हैं। screener.in पे जाइए, वहाँ बन जाएगा, चार्टिंग पे भी बन जाएगा, इन दोनों पे बन जाएगा। एक्सेल की भी ज़रूरत नहीं है, वहीं पे आप डालें और उससे आप निकाल सकते हैं। तो निखिल, ये तो हुआ फंडामेंटल, हमने 3 पॉइंट पे बात करी। क्या कोई और भी फंडामेंटल पॉइंट होता है जिस पे कि हम थोड़ा-सा अगर ध्यान दें, तो हमें कोई अच्छा मल्टीबैगर मिल जाए या कोई ऐसा स्टॉक मिल जाए जो 2x, 3x, 5x हो जाए? देखिए, अभी तक मैंने बात की क्वालिटी की, जी। और दूसरा जो महत्वपूर्ण पहलू है वो है वैल्यूएशन। तो वैल्यूएशन को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। ज़्यादातर हम मार्केट में नए नए आते हैं तो हर कोई बात करता है प्राइस टू अर्निंग। हर कोई अपनी जो लर्निंग्स हैं प्राइस टू अर्निंग तक लिमिटेड रखता है। बट मेरा ऐसा मानना है प्राइस टू अर्निंग बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए। उसका रीज़न है, अगर आप मल्टीबैगर इन्वेस्टिंग कर रहे हो इसका मतलब आप स्मॉल और मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हो। एक अजम्पशन ये होता है कि प्राइस टू अर्निंग में प्राइस ऊपर जाएगा तो प्राइस टू अर्निंग ऊपर जाएगा और ओवर वैल्यूड हो जाएगा, प्राइस नीचे जाएगा, प्राइस टू अर्निंग नीचे जाएगा, अंडर वैल्यूड हो जाएगा। बट एक चीज़ है जो हर कोई डिस्काउंट करता है, वो है अर्निंग्स। स्मॉल और मिड कैप में अर्निंग्स बहुत वॉलेटाइल होती हैं। वही अर्निंग्स की वजह से जो कल प्राइस टू अर्निंग 15 दिखा रहा था,
अगर अर्निंग्स नेगेटिव में आती हैं तो प्राइस टू अर्निंग आपका रातों रात 40 और 50 जा सकता है। तो ऐसे में तो आपका पूरा का पूरा वैल्यूएशन स्टडी धरा रह गया। इसीलिए एक बहुत बड़े वैल्यू इन्वेस्टर हुए क्रिस्टोफर ब्राउन, उन्होंने बात करी एक सिंपल फार्मूला की। वहाँ भी मैं एक ऑब्जेक्टिव फार्मूला दे देता हूँ जैसा क्वालिटी में दिया। 5 साल का प्राइस टू बुक, 5 साल का प्राइस टू सेल्स और 5 साल का प्राइस टू कैश फ्लो, ये सब आपको फ्री वेबसाइट जैसे स्क्रीनर में मिल जाएगा, वो देख लीजिए। और आप कितना होना चाहिए? जी मैं बताता हूँ। आपका जो करंट प्राइस टू बुक, प्राइस टू सेल्स और प्राइस टू कैश फ्लो है, वो उस 5 साल का प्राइस टू बुक, प्राइस टू सेल्स और प्राइस टू कैश फ्लो से नीचे होना चाहिए। तो दैट्स अ मल्टी मेगा स्टॉक। तो ये एक कंफर्टेबल वैल्यूएशन है बाइंग करने के लिए। तो जब क्वालिटी और वैल्यूएशन मिलता है तो आपकी मल्टीबैगर बनाने की प्रोबेबिलिटी कहीं ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पे मेरा एक सवाल है, कोई स्टॉक था वो 200 रुपये से बढ़ता 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 1200 चला गया। जब वो 1200 पहुँच गया तो टीवी में इधर उधर कई जगह इसकी रीलें वीलें भी बनने लग गई और लोगों को पता लगा कि ये तो 1200 हो गया। शायद कुछ लोग बोल भी रहे हैं 1500 2000 भी जाएगा। तो इनोसेंट इन्वेस्टर उसमें घुस जाता है। अब वो 1200 से घूमता फिरता आ गया 800 पे। अब 1200 पे जो ये इनोसेंट इन्वेस्टर है ये फंस गया है। अब 800 पे जब आप कह रहे हो तो उसके सारे पैरामीटर तो मैच हो जाएंगे, लेकिन वो तो अब रिवर्सल पे है, वो बढ़ नहीं रहा। अब ऐसे में आदमी क्या करे, क्योंकि आपका डेटा और आपके जो पैरामीटर्स हैं, जो चीज़ 300 से वहां गई है तो बट नेचुरल है पैरामीटर्स होंगे तो गई होगी। अब वहां से जब वापसी आ रही है तो भी वो पैरामीटर तो मैच कर ही रहे होंगे। जी, यहीं पर काम आता है हमारा तीसरा पॉइंट, सिक्लिकल ट्रिगर। सिग्लिकल ट्रिगर क्या होता है जी? देखिए, आपका जो स्टॉक प्राइस है उसको प्रीडोमिनेंट सिर्फ 3 साइकिल्स करती हैं। एक इकोनॉमिक साइकिल, एक बिजनेस साइकिल और एक सेंटिमेंटल साइकिल। इकोनॉमिक साइकिल जो कंट्री की साइकिल है, जो जीडीपी रेट जिस तरह से भाग रहा है, वी डोंट हैव टू बी एन इकोनॉमिस्ट टू अंडरस्टैंड कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है। दूसरा बिजनेस साइकिल होता है, जो भी कोई भी बिजनेस हम करते हैं उसमें एक अप साइकिल होती है, उसमें एक डाउन साइकिल होती है। कोई भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, अगर उसके नेट प्रॉफिट मार्जिन्स गिर जाते हैं, किस वजह से गिर सकते हैं? इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी की वजह से गिर सकते हैं, गवर्नमेंट के जीएसटी रेगुलेशंस की वजह से गिर सकते हैं, या कॉम्पिटिटर्स की वजह से गिर सकते हैं, कैपेक्स की वजह से गिर सकते हैं। जैसे ही आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जाएगा, आपका डाउन साइकिल चालू हो जाएगा। फिर जब आप उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकालते हो तो फिर से बिजनेस अप साइकिल में चालू हो जाते हैं। तो ये आपका बिजनेस साइकिल है। और ये एक होता है आपका सेंटिमेंटल साइकिल। किसी भी फंडामेंटल के सेम रहते हुए आपने देखा होगा स्टॉक प्राइस प्लस 30% जाता है, माइनस 30% जाता है। ये बेसिकली होता है इन्वेस्टर्स के सेंटीमेंट्स की वजह से और न्यूज़ जो आ रही हैं उसकी वजह से। कभी कभी इन्वेस्टर्स को ऐसा लगता है कि कोई स्टॉक 10-20% करेक्ट हो गया है तो अंडर वैल्यूड हो गया है, और उस वजह से वो फंस जाते हैं। छोटे मोटे 10-20%, 30% करेक्शंस पर ओवर वैल्यूड स्टॉक्स को कभी नहीं खरीदना चाहिए, नहीं तो फिर वहाँ से 30% 40% का और एक गिरावट आप देख सकते हो। तो स्टॉक्स को तभी खरीदें जब वो पूरी तरह से अंडर वैल्यूड हो चुके हैं, पहली बात। डाउन साइकिल ऑलरेडी उनका जा चुका है और अब वो वहाँ से अप साइकिल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ निखिल जी कि अगर मान लीजिए कोई स्टॉक जो है न्यूज़ में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली आ रहा है कि ये यहाँ से बढ़कर यहाँ से आया, यहाँ तक आ गया है, तो आई थिंक फिर तो हमें बिल्कुल बाय नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं, मैं तो इनफैक्ट न्यूज़ इसलिए देखता हूँ कि अगर कोई स्टॉक है जो मेरा 5-7 गुना हो गया है और न्यूज़ बार-बार उसके बारे में बात कर रही है तो मैं उसको एग्ज़िट कर सकूँ। क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन तो तभी आती है ना जब वो बढ़ जाता है बेसिकली। हम लोगों के पास तो या किसी के पास भी वो इन्फॉर्मेशन तो तभी आती है। तो तब तो बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आपको हीरा भी निकालना है तो आपको खुद जाके खदान में खोदना पड़ेगा, तभी निकलेगा। नॉलेज ज़रूरी है। राइट, चलिए, अब मैं देखिए आपकी बात को ही थोड़ा-सा कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो आप ये मत सोचिएगा कि मैं आपकी बात काट रहा हूँ या मैं आपकी बात पे काउंटर मार रहा हूँ बार-बार। लेकिन मैं कुछ समझने की कोशिश कर रहा हूँ और अपनी ऑडियंस को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर चमकने वाली ही चीज़ जो है वो हीरा या सोना नहीं होती। जी, तो इस पे थोड़ा-सा मेरा हो सकता है कि आप ऑफेंड हो जाएँ, लेकिन आप सुनिए उसे। एक कोई स्टॉक है, वो 2000 पे ट्रेड कर रहा है। 2000 से आया वो ₹1000 पे अटक गया। अटक गया तो अब आपको उसके पैरामीटर्स तो सारे मैच हो ही रहे हैं, क्योंकि जो 2000 पे था और 1000 पे आ जाए तो आपको उसके सारे पैरामीटर्स फंडामेंटली बिल्कुल ठीक दिखेंगे। ठीक है जी? अब वो वहाँ पे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 6 महीने खड़ा रहा। उसके बाद उसने दोबारा गिरना शुरू किया और वो गिरते, 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 गिरते आ गया 100 या ₹75 पे।
अब वो 75 रुपए या 100 रुपए पे खड़ा है पिछले 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, और वो 8 साल वैसे खड़ा रहता है और फिर वो भागना शुरू करता है। अब जब वो नीचे आ गया, तो अब आप उसे वैल्यू इन्वेस्टिंग बोलेंगे, क्योंकि वो 2000 वाला अगर 100 रुपए पे आ गया तो वो वैल्यू इन्वेस्टिंग है। देखिए, फिर से हम वहीं आते हैं, मल्टी बैगर इक्वल टू क्वालिटी, वैल्यूएशन, सिक्लिकल ट्रिगर। जब तक सिक्लिकल ट्रिगर नहीं आएगा तब तक आप कंपनी में जाएंगे नहीं। क्या है वो सिक्लिकल ट्रिगर? एक है, मान लीजिए कोई स्टॉक है बहुत अंडर वैल्यूड हो गया, जैसा कि आपने कहा 2000 रुपये का स्टॉक 100 रुपये पर आ गया, लेकिन क्या उसमें सिक्लिकल ट्रिगर है? पहला सिक्लिकल ट्रिगर क्या हो सकता है? प्रमोटर्स आर बाइंग देयर ओन कंपनी। अगर प्रमोटर बाय कर रहे हैं तो वो एक सिक्लिकल ट्रिगर है। पर ये चीज़ तो हमने 1000 रुपए पे भी देखी थी। वो तो 2 साल 1000 रुपए भी टिका रहा। तो तभी हमें तो ये लग रहा है कि 1000 पे अब ये जा रहा है। तभी तो तीनों चीज़ें जरूरी हैं, क्वालिटी इनटू वैल्यूएशन इनटू सिक्लिकल ट्रिगर, मल्टीप्लायर इफेक्ट है, मतलब तीनों चीज़ें होना चाहिए। पहले आप कंपनी की क्वालिटी देखेंगे, फिर आप उसका वैल्यूएशन देखेंगे, वैल्यूएशन नहीं है तो आप बाइंग नहीं करेंगे, फिर उसके बाद आप देखेंगे सिक्लिकल ट्रिगर। तो डीप वैल्यू इन्वेस्टिंग करने का तरीका ही यही है। एक फनल आप बना रहे हो, बेसिकली 5000 में से 300 कंपनीज आपने देख ली क्वालिटी कंपनीज, फिर 300 में से सिर्फ 50 ही कंपनी है जो अंडर वैल्यूड है, और उन 50 कंपनीज में से भी सिर्फ 5 कंपनीज हैं जिनमें सिक्लिकल ट्रिगर है, जहां प्रमोटर अपनी खुद की बाइंग कर रहा है, या फिर रिटेल इन्वेस्टिंग, रिटेलर्स की जो होल्डिंग है नीचे जा रही है, या फिर कैपेक्स हो रहा है कोई, मान लो 250 करोड़ की कंपनी है और 90 करोड़ का तो कैपेक्स ही हो गया, कंपनी पे कैश ज़्यादा है, कैश रिच कंपनी है। तो ये सिक्लिकल ट्रिगर्स को देखकर ही आपको मल्टीबैगर इन्वेस्टिंग करनी है। देखिए, क्वालिटी इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग है, वैल्यू इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग में है क्या थोड़ा सा कि भाई अंडर वैल्यूड है तो अच्छे लेवल पर आपको पैसा बना सकती है। जो सिक्लिकल इन्वेस्टिंग है ये मेक श्योर करती है कि जो मल्टीबैगर आपका 10 साल 20 साल भी हो सकता है पड़ा रहता, उसके बाद चलता, वो 3 से 5 साल में उसको कैसे कंप्रेस किया जाए। तो जब तक वो सिक्लिकल ट्रिगर नहीं आएगा आप नहीं बाई करेंगे। एक कंपनी है जिसका मेरे ज़हन में बहुत देर से बात चल रही है, उस कंपनी का नाम है कोल इंडिया। सब कुछ बहुत अच्छा है, कैश रिच है, ये है, वो है, लेकिन फिर भी नहीं बढ़ती। बढ़ती है ना, 120 रुपए के आसपास हमने फिगर आउट किया था, आज 450 है 2020 से, जबकि लार्ज कैप कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी में 4 साल में 4 गुना होना। लेकिन अब तो पिछले 3 साल से तो कोई मूवमेंट ही नहीं आ रही उसमें। नहीं, अभी 1 साल से मूवमेंट, शायद 1 या 1.5 साल से मूवमेंट। चलिए 1 डेढ़ साल से कोई मूवमेंट नहीं है। हाँ तो अगर इतना भागा है, 4 गुना हुआ है, तो 1 आध साल का कंसोलिडेशन चलता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में। अच्छा। जी। निखिल, एक ये क्वेश्चन है कि एक कोई भी स्टॉक है, हमने उसका चार्ट एनालाइज किया, जब Right. हमने चार्ट एनालाइज किया तो वो करेक्ट होता होता, मैं लार्ज कैप की बात कर रही हूँ, फिर हम मल्टी बैगर पे भी आएंगे। लार्ज कैप स्टॉक है, वो करेक्ट होता होता एक पॉइंट पे आया जहाँ इसने सपोर्ट ले लिया, तो वहाँ पर एज अ ट्रेडर मुझे ये लगेगा कि दिस इज़ द राइट टाइम टू एंटर। अगर मैं टेक्निकल्स फॉलो करती हूँ तो यहाँ से ये अपवर्ड मूवमेंट देगा, लेकिन वहाँ हम ऑब्जर्व करते हैं कि वो हमारा मूवमेंट ना दे के जैसे ही हम बाय करते हैं वैसे ही वो गिर जाता गिर है। जाता है। तो इस ट्रैप से कैसे बचा जाए? जी। 4 क्यूरियस केस ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स हैं। मान लीजिए एक स्टॉक है जो 6 गुना 7 गुना 10 गुना हो गया पिछले 3 साल में, आपने बाय किया और स्टॉक करेक्ट हो गया। दूसरा, स्टॉक 30% करेक्ट हुआ, 40% करेक्ट हुआ, वहाँ से रिवाइवल दिखा, जो ब्रेकआउट्स वगैरह की बात करते हैं टेक्निकल ट्रेडर, वो हुआ, आपने खरीदा, स्टॉक 50% और करेक्ट हो गया। तीसरा, स्टॉक 70% करेक्ट हो चुका है, आपने खरीदा, स्टॉक ने कुछ नहीं किया 3 साल 4 साल तक। और चौथा रिटेल इन्वेस्टर्स का क्यूरियस केस है कि आपने 4 साल 5 साल स्टॉक लगाड़ था, आपने एग्जिट किया और वहां से स्टॉक मल्टीबैगर बन गया। ये ये 4 क्यूरियस और केस ये हैं। हर किसी के साथ होता है। राइट। तो ये मार्केट जो है वो रिटेलर्स की साइकोलॉजी से कैसे प्ले करती है? बिकॉज हम ये चाहते हैं कि आप हमारे इस पॉडकास्ट से जो लोग ट्रैप हो रहे हैं वो बचें, राइट। बेसिकली आगे फ्यूचर वो अपना, ऐसा नहीं कि अपना हार्ड एंड मनी उनका स्टक हो जाए बेसिकली। राइट। तो यही 4 क्यूरियस केसेस ऑफ रिटेल इन्वेस्टर हैं जो हर किसी के साथ होते हैं, आपके साथ भी हुए हैं, मेरे साथ भी हुए हैं एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। बट इससे कैसे निकलें? ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स को ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने कोई क्वालिटी कंपनी खरीद ली तो दैट्स इट, अब तो यहाँ से पैसा बनेगा। उनको इंटाइटल्ड फील होता है, उन्होंने आरओसी चेक कर लिया, उन्होंने सेल्स ग्रोथ चेक कर लिया, उन्होंने ये कर लिया वो कर लिया, उनको लगता है अब तो यहाँ से बनेगा ही बनेगा। तो क्वालिटी इज़ नॉट द एंड गेम, यहाँ से आपको चेक करना है वैल्यूएशन,
और अगर वैल्यूएशन भी अगर आपका मिल रहा है तो द रियल गेम है सिक्लिकल इन्वेस्टिंग, मतलब साइकिल्स को समझना, जिसके बारे में हमने बात करी। जब आप उन 3 साइकिल्स को समझ लोगे, आप ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करोगे जिन सेक्टर्स में या जिन कंपनीज में डाउन साइकिल चल रहा है पिछले 4 से 5 साल तक, तब आप एक बड़ा पैसा बना पाओगे। तो मतलब ऐसे सेक्टर्स जिनमें 4 से 5 साल तक कोई बुल रैली नहीं आई है, ऐसी कंपनीज जो 6-7 साल से कोई अच्छा रिटर्न्स नहीं दिया है, ऐसे अंडर वैल्यूड आउट ऑफ फेवर सेक्टर्स, अबेंडेंट सेक्टर्स आई वुड हाँ, से। तो अब हम बात करते हैं येस बैंक की। जी। बहुत अच्छा बैंक था, बहुत बढ़िया चल रहा था, 600 रुपये पे स्टॉक भी ट्रेड हो रहा था, 400 आ गया, 200 आ गया, अब 6 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये घूम रहा है। अब हमें तो ऐसा लग रहा है कि 5 साल से जो है 25 रुपये में पड़ा है, तो वैल्यू बाइंग है, लेकिन इसमें तो कोई इसकी को वैल्यू नहीं दिख रही, सिर्फ हमें ही दिख रही है। ये तो फनल के पहले गेट पर ही आउट हो गया ना सर, क्वालिटी ही नहीं है उसमें। तो जो स्टॉक आप कह रहे हो कि बहुत ज़्यादा गिर चुका है, तो उसमें तो क्वालिटी नहीं है, तभी तो गिर रहा है। अगर उसका रिजल्ट अच्छा होता, उसकी सेल्स ग्रोथ अच्छी होती, उसका प्रॉफिट अच्छा होता, तो वो तो ऑलरेडी भाग रहा होता, वो गिरता ही क्यों? राइट। ऐसा तो कोई स्टॉक नहीं बना जिसकी, मतलब मैंने अपनी लाइफ टाइम में नहीं देखा कि भाई साहब सेल्स ग्रोथ डबल है, 500 करोड़ से 1000 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, लेकिन स्टॉक 30% 50% करेक्ट होके 5 साल से वहीं पड़ा है। राइट। ऐसा तो मैंने नहीं देखा। ऐसे मिलेंगे, लेकिन माइक्रो कैप में मिलेंगे जहां पर लोग बाइंग करना नहीं चाहते। लेकिन अगर हमको मेन स्ट्रीम में देखना है तो यस, अगर कोई स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो कहीं ना कहीं उसके फाइनेंशियल्स में कुछ ना कुछ इशू होगा, है तभी है। तभी है अंडर वैल्यूड। और इसी में हमको काम आता है सिक्लिकल ट्रिगर, कि जब आपको पता चलता है कि यार प्रमोटर होल्डिंग इंक्रीज हो रही है, या फिर आपको समझ में आता है कि कैपेक्स इंक्रीज हो रहा है, तो वो काम करता है एक ट्रिगर के रूप में कि आपको समझ में आएगा कि हाँ, इसमें आने वाले 6 महीने से 1 साल में फंडामेंटल्स इसके अच्छे होने वाले हैं। एज अ वैल्यू इन्वेस्टर आप कंपनी में वर्क फंडामेंटल्स हो रहा है। अच्छे होने का वेट नहीं करते, आप इन ट्रिगर्स के माध्यम से ये समझने की कोशिश करते हो कि इसके ट्रिगर, इसके फाइनेंशियल्स अच्छे होने वाले हैं आने वाले 6 महीने से 1 साल में। नहीं, तो देखिए, जो भी ये आप 3x 4x 5x वैल्यू इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं, जी। आज कोई भी आदमी रिलायंस में तो वैल्यू इन्वेस्टिंग करेगा नहीं, क्योंकि वो तो अल्ट्रा लार्ज कैप है, वो तो सुपर लार्ज है। राइट। वैल्यू इन्वेस्टिंग किस में होगी? जो कंपनी 100 करोड़ 10 करोड़ 5 करोड़ 50 करोड़ एसएमई आईपीओ टाइप वाली कंपनियां, या 500 करोड़ 1000 करोड़ की होगी। 1000 वाली तो 10,000 बनेगी, 10,000 वाली 20 बनेगी, जी। लेकिन 50,000 वाली लाख बनने में बहुत टाइम लगेगा, वो डबल होने में स्टॉक बहुत टाइम लगेगा। अब आप आज रिलायंस का मार्केट कैप मान लीजिए 15 लाख या 20 लाख करोड़ है, तो ये यहाँ से डबल होने में इतना बड़ा इसका मार्केट कैप है कि बहुत मुश्किल है यहाँ से डबल होना। बिल्कुल। लेकिन हाँ, धीरे धीरे चलता बढ़ता जैसे जैसे रिजल्ट अच्छे आएंगे, थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहेगा, पी के रेशियो के हिसाब से जी। या रिजल्ट के हिसाब से, या जो टर्नओवर बढ़ेगी तो उस हिसाब से बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा तो बढ़ेगा। लेकिन आप ये बताइए मुझे कि जो छोटा स्टॉक है, अगर उसमें, क्योंकि जैसे ही कोई भी अच्छा पॉजिटिव ट्रिगर आएगा, तो वो तो फिर हमारे हाथ ही नहीं आएगा, वो तो 20-20% के 3 सर्किट, 10-10% के 5 सर्किट, 5-5% के 5-7 सर्किट, उसके बाद कहीं वो सर्किट खुलेगा, तब आप घुस पाओगे। नहीं है सर, ऐसा तो नहीं है। मैंने तो बहुत बार देखा है, ट्रिगर्स है, फाइनेंशियल्स हैं, सब कुछ है, बट स्टॉक को कोई हाथ नहीं लगा रहा है। ऐसी अपॉर्चुनिटीज रहती हैं। K&R रेल, अब बहुत छोटी कंपनी की बात करता हूँ, K&R रेल करके एक कंपनी थी, 16 करोड़ का मार्केट कैप है, 32 करोड़ कंपनी के पास कैश है, करीब करीब 10 करोड़ का कैपेक्स किया है। ये सब है मार्च 2020 या 21 की बात, ये सब है मार्च 2021 की बात। और आने वाले 6 महीने 8 महीने किसी ने उस स्टॉक को हाथ भी नहीं लगाया है। अक्टूबर में मैंने बात करी है, और वहां से फिर वो स्टॉक 570 रुपये पर भी गया है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज भी रहती हैं एसएमईज में, क्योंकि इसका मेन कारण है पिसमिज्म। जैसे कि वो कंपनी रेलवे इंफ्रा में थी, और इंफ्रा की अगर बात करें 2021 में हर कोई पिसमिस्टिक था कि अरे इंफ्रा में कौन जाता है, या फिर पीएसयू कंपनीज की अगर बात करें, हमने कोल इंडिया की बात करी, लार्ज कैप होने के बावजूद 4 गुना हो गया। तो क्यों हो गया? क्योंकि लोग पिसमिस्टिक थे, अरे पीएसयू कंपनीज में कौन इन्वेस्ट करता है, दे आर गवर्नमेंट्स कैश काउज। तो पिसमिज्म एक बहुत बड़ा फैक्टर है। सब कुछ सही होने के बावजूद भी वो कंपनी आपको अंडर वैल्यूड मिलती है। तो निखिल जी, एक स्टॉक आईटीसी की मैं बात करती हूँ। आईटीसी अभी तो बढ़ा हुआ है, लेकिन बहुत साल वो उसी प्राइस बैंड में रहा था। तो उसमें कब ट्रिगर आया, ये हमें कैसे पता चलेगा?
क्योंकि आईटीसी ने लोगों को बहुत रुलाया है, जिन्होंने भी लिया हुआ था तो वो, और दैट इज अ गुड कंपनी आई थिंक। तो उसमें कहाँ पर हमें क्या ट्रिगर पॉइंट हो के अब हमें लगे कि इसमें बाइंग आ रही है और हम तब इसको परचेज करें? आईटीसी में शायद एक ट्रिगर पॉइंट अभी आया है डीमर्जर का, तो वो तो हम बात कर सकते हैं। बट उससे पहले तो एक ही ट्रिगर था, वो था वैल्यूएशन। लेकिन अगर आप वैल्यूएशन के बेसिस पर आईटीसी को लेते तो यस, ये बात सही है आपकी, 2 साल से 4 साल आपको होल्ड करना पड़ता जब आप कंपनी लगार्ड रहती। तो उस केस में आपको एक अच्छे लेवल का पेशेंस रखना पड़ेगा। तो आपके हिसाब से इस टाइप के स्टॉक्स को एवरेजिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है आप एक छोटी सी बाइंग कर लो जब आपको अंडर वैल्यूड लगता है, फिर आप ट्रिगर का वेट करो। जैसे आप मान लीजिए 4% एक स्टॉक में लगाते हैं, तो आप 2.5% या 3% की बाइंग कर लो, और जब ट्रिगर आता है जैसे कि डीमर्जर का आया या फिर कोई और, अगर आप टेक्निकल यूज़ करते हैं तो टेक्निकल का कोई ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट्स वगैरह आते हैं, तो आप 2% एक्स्ट्रा बाइंग कर सकते हैं। ओके, मतलब थोड़ा करें एवरेजिंग लेकिन कम करें उस टाइम वहाँ पर। यस। टेल मी अ होली ग्रेल टाइप ऑफ अ थिंग टू इन्वेस्ट इन मल्टी बैगर स्टॉक्स। तो बेसिकली मैं एक क्वाड्रेंट सिस्टम की बात करता हूँ। एक्चुअली निखिल हमने जी, ये बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में, ताकि लोगों को अगर वो आज खोलें कोई चार्ट खोलें या कोई मार्केट में देखें तो उन्हें मल्टी बैगर आप स्टॉक तो मिल हमें जाए। हिंदी में बता दो जी, ये 4 फंडामेंटल हैं, इसकी रीडिंग अगर ये आ रही है तो दिस इज़ अ फंडामेंटली गुड स्टॉक, ठीक है ना? और ये इस तरीके से भागे तो आप इसे पकड़ लो और यहाँ से ही मल्टी बैगर हो सकता है। ठीक और है। कितना टाइम मतलब पकड़ना है? हमें को बहुत ज़्यादा क्वाड्रिलेटरल सिस्टम और ये सिस्टम हमें नहीं पता, ना हमें सीखना है, ना हमें क्वालिटी सिस्टम सीखना है। हमारी ऑडियंस को तो ये चाहिए कि उन्होंने पीई डाला, आरओसी डाला, सेल्स रिटर्न डाला, ये डाला, वो डाला, एक स्कैनर बना लिया छोटा-सा, और उसमें जो स्टॉक आ गया, उस स्टॉक को देखा, अगर वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो रुक गए, और अगर वो कहीं चलना शुरू हो रहा है तो ले लिया। कुछ इस तरह का बता दीजिए। तो फिर तो आप यही 15 मिनट अप्रोच पर ध्यान दीजिए। कोई भी अंडर वैल्यूड सेक्टर है, जो सेक्टर ने 5-7 साल से 10 साल से कोई रिटर्न नहीं दिया है, ऐसा उठाइए। उसमें ये वाली रैंकिंग कीजिए जो मैंने आपको बताई, 3 पॉइंट की रैंकिंग है, 3 ईयर सेल्स ग्रोथ, 3 ईयर आरओसी, प्राइस टू बुक वैल्यू। क्वालिटी कंपनीज आपके पास आ गई, मान लीजिए 500 में से 50 कंपनीज आ गई, 5 मिनट की एक्सरसाइज है। 50 कंपनीज को आप वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव देख लीजिए, प्राइस टू बुक, प्राइस टू सेल्स, प्राइस टू कैश फ्लो, और पिछले 5 साल के अगर प्राइस टू बुक, प्राइस टू सेल्स, प्राइस टू कैश फ्लो से नीचे है तो आपका वैल्यूएशन कंप्लीट हो गया। मान लीजिए आपके पास 20 कंपनीज आ गई, और उन 20 कंपनीज में आप ट्रिगर देख लीजिए। कोई अगर ट्रिगर आ रहा है, प्रमोटर होल्डिंग इंक्रीज हो रही है, कैपेक्स हो रहा है, या फिर उनके पास कैश ज़्यादा है, ऐसी 4 से 5 कंपनीज आ जाती हैं, वही आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो मल्टीबैगर बनाएंगी। और ये अगर वीक में 15 मिनट का एक्सरसाइज अगर किसी ने कर लिया, एक क्वार्टर में भी कर सकते हैं क्योंकि क्वार्टरली कुछ चेंज होता भी नहीं है। ये छोटा सा एक्सरसाइज 20 मिनट का कर लिया तो अच्छे अपॉर्चुनिटीज़, अच्छे चांसेस होंगे मल्टीबैगर बनाने के। और कितने टाइम में ये अच्छा रिटर्न दे जाएंगे? कितने ईयर्स में रादर? मुझे लगता है कि अगर आप क्वालिटी और वैल्यूएशन पर फोकस करोगे तो 5 साल 7 साल में अच्छे मल्टीबैगर इन्वेस्टिंग बनेगी। बट अब अगर आप सिक्लिकल ट्रिगर्स को भी मास्टरी कर लोगे तो वही मल्टीबैगर रिटर्न्स 2 से 3 साल में भी बन सकते हैं। निखिल जी, अब ये तो ये हुआ कि 2 या 3 साल वेट करना है, लेकिन आजकल पेशेंस किसी में भी नहीं है। जी। सबको क्विक मनी चाहिए। तो कुछ ऐसा मेथड जिससे कि कोई बिगिनर एंटर करे और 5-6 महीने में एक अच्छी रिटर्न मिल जाए? इस क्वेश्चन का आंसर देना तो मेरे एरिया ऑफ कॉम्पिटेंसी से बाहर है, क्योंकि मैंने तो शुरू से वैल्यू इन्वेस्टिंग करी है। आपका टोटली इन्वेस्टमेंट पे फोकस जी। रहता है। एक जब हम इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट इतनी देर से एक ये शब्द के बारे में गीत गा रहे हैं, हम्म। तो एक इन्वेस्टमेंट लोगों को एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे ना सुबह जो 9:15 बजे ट्रेड करता है, 3 बजे तक उसे लगता है कि यार ये तो रेट नहीं आया, मैं तो इन्वेस्टर बन गया। जी। 10 दिन में तो उसे लगता है मैं कितना लंबा इन्वेस्टर हो गया, और 1 महीना अगर उसे होल्ड करना लग जाए तो उसके तो हाथ पैर कांपने लगते हैं। तो इन्वेस्टर का जो मतलब है और कितने टाइम तक आप इन्वेस्टेड रहें उसको हम इन्वेस्टर बोलते हैं, पहले ये समझा दो जरा। क्योंकि मिनिमम लोगों को यहाँ पे ऐसा लगता है कि 3 दिन 5 दिन के ट्रेड को भी इन्वेस्टिंग बोलते हैं, क्योंकि यहाँ लोग 15-15 मिनट के ट्रेड करते हैं। इन्वेस्टिंग के लिए आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखना है कि हम बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्टॉक में नहीं। और बिजनेसेस को चेंज होने में टाइम लगता है, राइट। 6 क्वार्टर से कम अगर आप होल्ड कर रहे हो तो आप अपने आप को इन्वेस्टर बोलिए ही मत। 6 क्वार्टर कम से कम आपको करना चाहिए, और जैसा मैंने एक ऑप्टिमम पीरियड बताया, 2 साल से 5 साल का होल्डिंग पीरियड होना ही चाहिए। अच्छा। जी। बट वैल्यू इन्वेस्टिंग में प्रेडिक्टेबिलिटी पैसा बनाने की बहुत ज़्यादा है। और दूसरा रीज़न ये है कि आप एक्सट्रीम्स पर कैसा बिहेव करते हो। जैसे कि अभी हम करेक्शंस देख रहे हैं,
राइट? अभी हर कोई बोल रहा है कि यार और बाय करते हैं, और बाय करते हैं, और बाय करते हैं, राइट? हर कोई एवरेज अप के बारे में बात करता है। जब यही हम एक्सट्रीमली लो वैल्यूएशन पर होंगे, तो ज़्यादातर इन्वेस्टर्स एग्ज़िट कर जाएँगे, क्योंकि वो लोग उनकी पेशेंस जवाब दे जाती है। राइट? आप तो इसी तरीके से मार्केट साइकोलॉजिकली प्ले करता है इन लोगों के साथ। तो आप एक्सट्रीम्स पर कैसा बिहेव करते हो, ये डिसाइड करेगा कि आप लंबे समय तक कितना बड़ा पैसा बना पाओगे या नहीं। दोस्तों जो मैं समझ पाया हूँ, गेम सारा घूम फिर के माइंडसेट का ही है। आप ये सब टेक्नोलॉजी लगा लो, सब फंडामेंटल लगा लो, लेकिन अपने दिमाग को कन्विंस करना है कि हाँ, जो मैंने किया है वो ठीक किया है। मेरी स्टडी बिल्कुल माफ़िक है। अब ये जितना भी टाइम ले मेरे को इसमें बने रहना है और घड़ी-घड़ी स्टॉप लॉस नहीं लेना है। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, आप कभी लॉन्ग बैठते हैं, कभी शॉर्ट बैठते हैं, फिर लॉन्ग बैठते हैं, फिर शॉर्ट बैठते हैं, फिर आपकी हिम्मत टूट जाती है, आपका पैसा ख़त्म हो जाता है, आप लॉस ले लेते हैं। पता लगा 100 से कोई चीज़ 80 तक आई, आप 100 पे पहले घुसे, फिर आप 95 जब वो आई, तो आप शॉर्ट हो गए, फिर वो 98 गई, आप फिर से लॉन्ग हो गए, फिर वो 92 आई, आप फिर से शॉर्ट हो गए। पता लगा इस तरह से बाज़ार तो केवल ₹20 गिरा, आप ₹100 के लॉस में आ गए। तो दोस्तों इस प्रैक्टिस को छोड़िए, अपनी रिसर्च पे कॉन्फिडेंस लाइए। यही बात हम निखिल से समझ पाए हैं कि आपको क्वालिटी स्टॉक, क्वालिटी प्रोडक्ट, क्वालिटी कंपनी, क्वालिटी मैनेजमेंट में पैसा लगाना है, ना कि केवल स्टॉक के प्राइस में पैसा लगाना है। वैल्यूएशंस ज़रूर मैटर करते हैं, उस पे ज़रूर ख़ासा ध्यान दीजिए। कंपनी के पिछले 3 क्वार्टर, 6 क्वार्टर के रिज़ल्ट देखिए और इन्होंने बताया सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, ये कुछ पैरामीटर्स हैं, इन पे ज़रूर नज़र डालिए। जैसा कि मैंने कहा, स्क्रीनर लिख के हमें कमेंट करिए। इनसे एक रेडीमेड स्क्रीनर बनवा लेंगे, जो कि हम चैट में पिन कर देंगे। लेकिन वो कब होएगा, जब आप इस पॉडकास्ट को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे। मैं भी तभी कुछ कर पाऊँगा जब आपका पार्टिसिपेशन होगा। केवल 1-2 लोग अगर लाइक कर रहे हैं, तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है, जैसा कि इन्होंने कहा कि हमें एक क्वालिटी स्टॉक लेना है, एक अच्छे बिज़नेस में इन्वेस्ट करना है, ना कि स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। ये बात ज़रा आप लोग समझ लीजिए कि यू आर इन्वेस्टिंग इन अ बिज़नेस नॉट इन द स्टॉक। तो टाइम दीजिए, 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 6 क्वार्टर में कोई इन्वेस्टिंग नहीं होती, 2-5 साल दीजिए। अगर फिर भी ना चले तो स्टॉप लॉस का ऑप्शन हमेशा वैलिड है। टाइमली स्टॉप लॉस लगाइए और अपने पैसे को बचाइए। और यदि कुछ आप लोगों के सवाल हैं तो कृपया कमेंट करिए। हम निखिल को पार्ट 2 के लिए बुलाएँगे और आपके सवालों का समाधान करेंगे। आशा करता हूँ आज का ये एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा, क्योंकि आज हमने कुछ हट के एफ&ओ से हट के कुछ इन्वेस्टिंग की बातें की हैं। ठीक है, थोड़ा माइंडसेट आने में टाइम लगेगा, लेकिन शायद इतने हज़ारों लाखों लोग इस एपिसोड को देख रहे हैं, 2 लोग भी एक अच्छे और सफल इन्वेस्टर में कन्वर्ट हो पाए, तो मैं समझूँगा कि हमने बहुत अच्छा प्रोग्राम दिया और आप लोगों ने बहुत अच्छी लर्निंग ली। इसी आशा के साथ निखिल जी को धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि आप लोगों को वैल्यू इन्वेस्टिंग की काफ़ी वैल्यू मिली होगी। थैंक यू। थैंक यू थैंक निखिल यू, जी, थैंक्स फॉर थैंक कमिंग यू। टू आवर थैंक यू। शो।